हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप। आज स्टार्ट होगी ईवीएस की लास्ट नोट्स सीरीज़ जो है क्लास 5th। जी हाँ, एनसीईआरटी बेस होगी ये। जो भी आपके एनसीईआरटी में दिया है वो सबका समरी नोट्स है। ये समरी एकदम शॉर्ट्स नोट्स है जिसको मैंने भी पढ़ा था। और इस क्लास 5th की नोट्स से आपके 8 क्वेश्चंस लगभग आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस। तो याद रखिएगा, ये जो नोट्स है आपकी अगले आधे घंटे में आप 7 से 8 नंबर मिनिमम पाएंगे। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्लास 4th और 5th की ईवीएस की बुक से ही बनते हैं आपके स्टेटेड एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। आपका लास्ट ये बुक है क्लास 5th। बात करते हैं अगर मच्छर की, तो मच्छर शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से आपको दौड़ लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि मच्छर इंसान को, मनुष्यों को कैसे दौड़ते हैं, तो वह आपके तलवे से और शरीर की गर्मी से ही आपको दौड़ते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो क्वेश्चन आएगा आपका, कैसा क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा कीड़ा है, ऐसा कौन सा कीड़ा है जो कई किलोमीटर दूर से ही अपनी मादा को पहचान लेता है उसकी गंध से। वह है रेशम का कीड़ा। नेक्स्ट है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमारे से 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। चील, बाज और गिद्ध ये ऐसे पक्षी हैं जो हमसे यानी मनुष्यों से भी 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख सकते हैं। आगे बात करेगा इनकी, तो जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी दिखाई देती है, ये देखिए 4 गुना यानी 8 मीटर हो गया ना। तो चील, बाज और गिद्ध याद रखिएगा, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से चीज़ों को देख पाते हैं। नेक्स्ट है, आमतौर पर माना जाता है कि दिनों में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट, किसमें, ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं। तो याद रखिएगा, जो रात्रिचर जानवर हैं वो ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देखते हैं और दिन में जागने वाले केवल कुछ रंगों को ही देख पाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वे कौन से जानवर हैं जो चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। तो रात्रिचर जानवर जो हैं वो चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीन पर हुए कंपन को वह सुन पाता है। यानी सांप के कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन के कंपन से ही सुनता है। याद रखिएगा, सांप के कान नहीं होते, वह ज़मीन के कंपन से ही सुनता है। और एक और क्वेश्चन होता है कि सांप के दांत हैं कि नहीं, तो दांत होते हैं सांप के, याद रखिएगा, जिनका, लेकिन वो काटता नहीं है, मतलब सॉरी, अपने भोजन को दांत से काटता नहीं है, वो निगल जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पक्षी जब दोनों आँखों को एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं, एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें देखने का दायरा बढ़ता है। याद रखिएगा, पक्षी जो होते हैं उन्हें जब वो दोनों आँखें अपनी एक ही चीज़ की दूरी को एहसास के लिए केंद्रित करते हैं, दोनों आँखें उस पर केंद्रित करेंगे किसी भी एक वस्तु पर, तो उसकी जो दूरी का एहसास होगा, वो कितनी दूरी पे है वो चीज़। जैसे देखते हैं पक्षी कीड़े को पकड़ लेता है, एकदम ऊपर से आगे झपट्टा मार के चला जाएगा, तो वो दोनों आँखें केंद्रित करता है उस पर, तभी वह दूरी का एहसास लगा पाता है। और जब उसे ज़्यादा दूर तक देखना होता है तो वह दोनों आँखों को अलग अलग डायरेक्शन पे घुमाता है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, तो ऐसा कहा भी जाता है, जब सुनामी आ रही थी तो जानवरों ने अलग प्रकार की हरकतें करना चालू की थी। 2004 की बात है। तो ये बात भी सत्य है, और यह आपकी ईवीएस की बुक में एज इट इज़ दी हुई है लाइन की, जो जंगल में रहते हैं लोग वो जानवरों की इन हरकतों को पहचानते हैं और पहले से सतर्क हो जाते हैं, जिससे वो सेफ हो जाते हैं। ऐसा अंडमान निकोबार में कहा गया था कि वहाँ की जनजाति ने उस जगह को खाली कर दिया था, जिसके कारण बहुत से लोगों की जान बच गई थी, जबकि आम लोग नहीं समझ पाए थे इस चीज़ को। स्लॉथ, याद रखिएगा, ये अब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं जानवरों के बारे में। कौन सा जानवर, स्लॉथ पहला है। यह करीब 17 घंटे उल्टा सिर लटका कर मस्ती से सोते हैं। यह क्या होते हैं, पेड़ की डालों पर उल्टा लटक के आराम से सोते हैं और 17 से 18 घंटे तक सोते हैं, लेकिन बुक में जो मेन है 17 घंटे, याद रखिएगा। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते भी खाकर ये पलते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे उस पेड़ पर
से उतरकर दूसरे पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष का इनका जीवन होता है। तो स्लॉथ का जीवन कितना होता है? लगभग 40 वर्ष का। ये 17 घंटे उल्टे से लटका कर आराम से सोते हैं और यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्ती खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। मतलब यह मैक्सिमम 8 पेड़ों पर ही जीवन यापन कंप्लीट कर लेते हैं अपना, यानी एक पेड़ पे मैक्सिमम 5 साल है जब तक उसकी पत्तियां चलती हैं। और यह सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, यानी यह पूरे सप्ताह में कब नीचे उतरते हैं? एक बार जब उन्हें शौच करना होता है। नेक्स्ट जानवर की बात करें तो गाय। गाय की बात करें, गौ माता जी 4 आवर, ये कितना सोती हैं? 4 आवर। जिराफ 2 घंटे। छिपकली ठंडी में तो 24 घंटे ही सोती नहीं जल्दी। और पाइथन 18 आवर्स और बिल्ली भी 12 घंटे। तो याद रखिए कौन सा जानवर कितना सोता है। लेकिन आपका अगर बोल देगा स्लॉथ, तो स्लॉथ का क्या मैंने बताया था? 17 आवर्स ऊपर लिखा हुआ, याद रखिएगा। हाथी को उनको दांतों के लिए मारा जाता है, गैंडों को उनकी सींग के लिए, और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए, कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। याद रखिएगा कौन किस लिए फेमस है? हाथी को उनको दांत के लिए, गैंडे को उनकी सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए, कस्तूरी हिरन से क्या होता है? महक अच्छी आती है, खुशबू आती है, तो इसलिए उनको मारा जाता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है बाघ। बाघ के बारे में अगर बात करें तो बाघ जो है बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपनों को भांप लेती है, यानी जो आप हल्की से अगर हिल जाएंगे ना तो बाघ आपको जान लेगा कि आप हैं कि नहीं, वो तुरंत भांप लेता है इस चीज़ को और शिकार बिल्कुल इसकी स्थिति का पता लगा लेता है। जो भी इसकी सही स्थिति, एग्जैक्ट स्थिति है उसको वह पता लगा लेता है। वो पत्तों की आवाज़ को भी समझ जाता है और इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य से 6 गुना बेहतर कौन देख सकता है अंधेरे में? तो वह बाघ देख सकता है। 4 गुना दूरी से कौन अच्छा देख सकता है? तो वह आपके गिद्ध, चील और बाज हैं। तो याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो जाता है या हो सकता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। मौके के अनुसार वो अपनी आवाज़ बदलता है बाघ, यानी रिझाना हुआ बाघनी को तो अलग हुआ, गुर्राना हुआ तो अलग हुआ, चिंगाड़ना हुआ अलग हुआ, दहाड़ना हुआ अलग हुआ। और बाघ जो है भाई साहब वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। अगर वो अच्छे से ताज़े आवाज़ में गुर्रा दे तो 3 किलोमीटर दूर से भी वह सुनाई देगा, आपको आवाज़ सुनाई देगा। बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भी भांप लेता है, यानी बाघ को मालूम है कि यह हवा से हिल रहा पत्ता है, यह कोई शिकारी है या कोई इंसान है जिसे उसका शिकार करना है। तो इसे बाघ जो है आसानी से भांप लेता है। तो जान जाइए वैसा आप अगर बाघ के सामने आप पड़ गए तो मूवमेंट मत करिएगा, छुपे हो रहेंगे फिर भी, नहीं तो आपको वह भांप लेगा और फिर डकार जाएगा भाई साहब। तो बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं, यानी वह अपने कान को समझ लीजिए एकदम अच्छे से चौड़ा करके घुमा लेता है और फिर मस्त सुनता है आवाज़। तो याद रखिएगा बाघ क्या करता है, अपने आवाज़ों को इकट्ठा करने के लिए दोनों कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा लेता है। इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो कई एग्जामों में आते हैं और आपके सीटेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि बाघ संरक्षण केंद्र की बात किया है तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और भरतपुर ज़िले में घाना, राजस्थान में भरतपुर ज़िला घाना। याद रखिएगा आपके सीटेट में इतना ही है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, इसीलिए यही दोनों मात्र इम्पॉर्टेंट है। और यही अगर क्वेश्चन आएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है तो उत्तराखंड में है ये, और भरतपुर ज़िले में अगर घाना नेशनल पार्क पूछ लेगा तो ये बाघ संरक्षण आपका राजस्थान में है। कहानी सपेरों की, इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है। सपेरों की, सांपों को नचाने वालों को कालबेलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो सांपों को नचाते हैं उन्हें कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया लोग सर्प के डंक से निशान से जान जाते थे कि किस सर्प ने काटा, मतलब सांप के डंक के निशान से यह जान जाते हैं कि किस सांप ने आपको काटा है। और कालबेलिया लोग जो होते हैं ये अपनी बेटियों की शादियों में भी तोहफे के रूप में सांप ही देते हैं, क्योंकि इनका
रोजगार ये सांप से, ये इनकी आमदनी की भूमिका ये सांप है, उसी से इनकी आमदनी होती है, उनको नचाने से, करतब दिखाने से। तो ये ऐसे लोग हैं। अब पूछ सकता क्वेश्चन में कि कौन सी जाति है जो अपनी बेटियों के शादी में तोहफे के रूप में सांप देती है, तो वह आपकी है कालबेलिया। यह जाति नृत्य में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया नृत्य जो होता है उसमें जो मुद्रा बनाते हैं सांप जैसी होती है। सांप चूहों को खाकर किसान का हित करते हैं, यानी सांप जो होते हैं वह किसान के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन मेन जो इसका अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया किसान के लिए कौन सा सबसे अच्छा माना जाता है, तो वो केंचुए माने जाते हैं। और सांप भी क्या होते हैं, चूहों को खा लेते हैं, जिससे फसल का नुकसान कम होता है, या चूहे जो फसल का नुकसान करते हैं उससे फ़ायदा हो जाता है, वो नहीं होता है। नाग गुम्फन रंगोली कढ़ाई और दीवारों को सजाने हेतु सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो नाग गुम्फन रंगोली के बारे में पूछा जाएगा, यह कहाँ प्रयोग की जाती है? यह आपके महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका यह किस लिए होती है? दीवारों को इससे सजाया जाता है। हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे देश में कौन कौन से जहरीले सांप हैं? तो नाग, करैत, दुबैया और अफाई, ये 4 प्रकार के सांप केवल भारत में होते हैं जो जहरीले पाए जाते हैं। इनके अलावा कोई और नहीं। तो ऑप्शन में 3 ऑप्शन इनमें से रहेगा और 1 ऑप्शन कोई और देगा, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा हार्ड होने की संभावना है। तो क्वेश्चन आपको क्रम वाइज सेट करने को भी दे सकता है कि इनमें से कौन नहीं, ऐसे क्वेश्चन देगा। तो याद रखिएगा। तो 4 ही हैं नाम जिनके हैं, पहला नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ये 4 प्रकार के सांप, जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं केवल। सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में आपके कि सांप में 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। दवाई जो सीरम बनती है इसकी, वो भी सांप के जहर से बनती है। सांप के काटने की जो दवाई बनती है वो भी सांप के जहर से बनती है, और इसीलिए इनको मारा भी जाता है। फूड, भोजन की बात करें तो कुल 4 प्रकार की 9000 स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं हमारी जीभ में। 4 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, लेकिन 9000 वो ग्रंथियाँ होती हैं टोटल। जो जीभ में कैसे स्वाद पता चलता है, तो मीठा जीभ के फ्रंट वाले भाग से, बीच वाले भाग से नमकीन और पीछे वाले भाग से कड़वा। जब भी आप कड़वा खाते हैं देखते हैं एकदम गले में जैसे लगता है, तो क्योंकि पीछे वाले जीभ के भाग से ही आपका कड़वे का एहसास होता है। मीठा जीभ के आगे वाले भाग से एहसास होता है, बीच से नमकीन होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, इस बार देखने को मिलेंगे। डॉक्टर ब्यूमोंट हैं, डॉक्टर ब्यूमोंट 9 साल तक इन्होंने प्रयोग किया था। ये किस पे प्रयोग किया था कि जो चीज़ें आपके पेट में पचती हैं उन पे, पाचन पे इनका काम जो था कि वह कितने समय में पचती हैं, और बाहर अगर सेम रसायन हो तो वह कितना समय लेती हैं, इस पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो ब्यूमोंट डॉक्टर हैं, इन्होंने प्रयोग किया था। नाम पूछ सकता है, लेकिन आमतौर पर नाम नहीं पूछेगा। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर जो तापमान होता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट का पाचक रस अम्ल एसिड की तरह होता है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन कि 30 डिग्री सेल्सियस होता है पेट के अंदर का तापमान, और पाचक रस अम्ल एसिड की तरह का होता है। जिन चीज़ों पर उन्होंने परीक्षण किया था, ये क्वेश्चन इस बार इससे क्वेश्चन आएगा, नोट कर लीजिएगा, इसकी नोट्स बना लीजिएगा। उन्होंने क्या किया, खाने की जो चीज़ थी वो लिए कुछ, और पेट में उसके अध्ययन किया कि पेट में कितना समय लगता है, और एक गिलास में पाचक रस रखा था, वही सेम चीज़ें थी जैसे पेट में जो पाचक रस होता है आपका। तो क्या हुआ था कि कच्चा दूध इन्होंने लिया। कच्चा दूध तो लिया हुआ 2 घंटे 15 मिनट में आपके पेट के अंदर पच जाता है, लेकिन यही बाहर लगभग दुगना समय में और 4 घंटे 45 मिनट में। उबला दूध यानी दूध को उबालने के बाद वो केवल 2 घंटे में आपके पेट के अंदर पच जाएगा, और गिलास में ही 4 घंटे 15 मिनट। पूरी तरह से उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में यानी 3.5 आवर में आपके ये पेट में पच जाएगा, लेकिन यही आपके गिलास में जो पाचक रस रखा गया था उसमें 8 आवर लगा, मतलब दुगने से भी ज़्यादा समय। कम उबला अंडा 3 आवर में, लेकिन पेट में 6 आवर 30 मिनट। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 आवर्स में, और बाहर पेट के यानी गिलास में जो पाचक रस था 4 आवर 15 मिनट। कच्चा अंडा जो था वह 1 आवर
30 मिनट यानी 1.5 घंटे में मात्र, और बाहर 4 घंटे में। तो ये याद रखिएगा, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन इससे डेफिनेटली एक एज इट इज आएगा डायरेक्ट। एनीमिया, एनीमिया जो रोग होता है वो क्या है? हाथ पैर पतले, पेट फूला, अक्सर बीमारी होती है जो, इसको क्या कहते हैं? एनीमिया। उम्र में इसमें कम लगते हैं व्यक्ति। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का हाथ पैर पतले होते हैं लेकिन पेट थोड़ा सा फूला हुआ आता है। दूसरा है काला हांडी। उड़ीसा की बात कर रहे हैं। काला हांडी, सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है उड़ीसा के काला हांडी में, जो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। सोचिए, उसके बाद भी लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, जबकि उड़ीसा के काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, फिर भी वहाँ भुखमरी है। तो क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, आप समझ सकते हैं। आम पापड़, आम का पापड़, मामिडी टांड्रा। क्या नाम है इसका? मामिडी टांड्रा। इसको आम के पापड़ को कहते हैं मामिडी टांड्रा। आम पापड़ बनाने पर 4 हफ्ते का मेहनत वाला काम है। मतलब आम पापड़ बनाने में समय कितना लगता है? 4 हफ्ते का। पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन ये सब आते हैं सीटेट में। पुणे से कोलकाता तक जाने में गाड़ी कितना समय लगेगा? टाइमिंग दे देगा, लगता देखिए 2 दिन है जैसे इसमें दिया है बुक में, लेकिन वो टाइमिंग दे देगा और पूछ लेगा कि कुछ स्टेशन के नाम देगा कि इससे इसके बीच में कितना समय लगा। एक वो कैलकुलेशन का क्वेश्चन होता है जो ईवीएस में डाल दिया जाता है, वो भी आपको आ जाएगा। बहुत आम क्वेश्चन होता है, बहुत छोटा क्वेश्चन होता है। आम से क्या क्या बना सकते हैं? आम को लंबे समय तक पूछेगा क्वेश्चन कि आम को लंबे समय तक यूज करने के लिए हम उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप आम का पापड़ बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, चटनी, टॉफ़ी, रस इत्यादि। इससे वह लंबे समय तक यूज में रहता है। जैसे अचार आप देखते हैं सालों साल चलती है, आम पापड़ वगैरह भी चल सकता है, और टॉफ़ी वगैरह भी, या रसना वगैरह आता है आम का रस जिससे बनता है। चटनी भी आप कुछ दिनों तक यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, कई समय तक यूज करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। चीज़ें और घरेलू उपाय। दूध क्या ये किया जाता है? उबाला जाता है। पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं जिससे वह खराब नहीं होते हैं। हरा धनिया क्या कहते हैं? गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। प्याज और लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर, क्योंकि नमी होगी तो प्याज और लहसुन बेकार हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है फैक्ट्स जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। और इसमें मिलान करने के लिए आएगा, इसको ऊपर नीचे कर देगा, आपसे कहा जाएगा कि आप मिलान करिए। तो याद रखिएगा, दूध को उबालते हैं, और ये तो आप कर लेंगे। मेन आप यहीं फंसेंगे कि हरा धनिया, प्याज, लहसुन और पके हुए चावल, तो इसमें आप गलत मत कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था बीजों से। तो बीज कैसे बीज आए हुए हैं, तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस बार क्वेश्चन फिर आएगा 100%, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से उठा के डायरेक्ट पुटअप किया जाएगा। चूँकि ऑनलाइन एग्जाम है तो कई सेट्स में ये क्वेश्चन रखे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। घुमक्कड़ बीज, सोयाबीन की जो फलियाँ हैं पककर सूख जाती हैं तो चिटककर बिखरने लगती हैं। यानी सोयाबीन की फलियाँ कैसे आई? ये चिटककर बिखरने लगती हैं। घटनाक्रम कब का है? 1948 का। जॉर्ज मेस्ट्रल वेल्क्रो, स्विट्जरलैंड। तो वेल्क्रो कहाँ से आया है? स्विट्जरलैंड। शिकारी पौधे की बात की जाए तो कौन सा है? नेप्थेनिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय में, भारत में पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पूछा जाएगा कि शिकारी पौधा जो नेपेंथिस है वो आपका कहाँ मिलता है? वो भारत के मेघालय में मिलता है। उसके अलावा इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। यह क्या करता है? चूहे, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। इसका मुंह क्या होता है? ये ऐसा खुला हुआ होता है, और जैसे ही इसमें कोई बैठता है तो यह ढक लेता है। तो कौन सा है? नेपेंथिस, या निपेंथिस पेड़ का नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये ऐसे होता है और यह एक पत्ती होती है, ठीक है। ये ऐसे सट बंद हो जाती है जैसे कीड़े मकोड़े इसके अंदर जाता है। और इसके में क्या होता है? एक खुशबू निकलती रहती है जिससे कि क्या होता है? कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं, खींचे चले आते हैं। कौन कहाँ से आए जी? अब कौन सा मसाला, कौन सी बीज, कौन चीज़ कहाँ से आई है, इससे क्वेश्चन सीटेट में आया था पिछली बार। तो आपसे पूछ लिएगा कि मिर्ची को क्या कहते हैं? मसालों की पटरानी, मिर्ची।
मूंगफली, आलू, अमरूद, टमाटर ये सब कहाँ से आए हैं? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से क्या आया है? मिर्ची, जिसे मसालों की पटरानी कहते हैं। उसके अलावा मूंगफली, आम, अमरूद, टमाटर ये सब कहाँ से आया है? साउथ अमेरिका से आया है। याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका मत लगाइएगा, साउथ अमेरिका। भिंडी आपकी अफ्रीका से और कॉफ़ी आपकी अफ्रीका से। तो भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से। गोभी मटर की बात किया जाए, देखिए ठंडी का मौसम में क्वेश्चन आ भी सकता है, क्या पता एग्जामिनर को याद आ गया हो क्वेश्चन बनाते समय कि बच्चे ठंडी में एग्ज़ाम देंगे तो आपको गोभी और मटर पूछ ले। तो भाई साहब, गोभी भी ठंडी में आती है, मटर भी ठंडी में आता है। तो ये कहाँ से आया? आपका यूरोप। ठीक है, यूरोप से क्या आया? गोभी और मटर आया। चाय आपकी भारत असम से आई है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भारत से आप बात करेंगे तो सेम, मेथी, करेला, पालक, बैगन, आपका परवल, मूली, टिंडा, तो ये हरी सब्जियां ज़्यादातर कहाँ की हैं? भारत की हैं, याद रखिएगा। सोयाबीन चीन से आया है। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए फिर से एक बार थोड़ा देख लीजिए जल्दी से कि मिर्ची आई है आपकी साउथ अमेरिका से। मिर्ची, मूंगफली, आलू, अमरूद ये सब, टमाटर कहाँ से आया है? ये आपका आया है साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है भिंडी। भिंडी बात करेंगे तो कॉफ़ी और भिंडी ये अफ्रीका के हैं। साउथ अमेरिका की मूंगफली, आलू, अमरूद, टमाटर, मिर्ची और भिंडी और कॉफ़ी जो है ये आपकी अफ्रीका की हो जाएंगी। इसके अलावा गोभी, मटर यूरोप का है। चाय असम की है, भारत असम। और बैगन, परवल, टिंडा, मेथी, सेम, करेला, पालक ये सब भारत का है। सोयाबीन आपका चीन का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जल का टॉपिक था एक इसमें क्लास 5 की बुक में। तो सर और जैसलमेर में क्या है? झीलें वगैरह वहाँ बहुत हैं। वहाँ पे 9 लेक एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। ये गाटसी सार एक जगह का नाम है, करीब 650 साल पुरानी जगह है जैसलमेर। तो वहाँ के राजा थे गाटसी, जिन्होंने बनाया है गाटसी सार। इसमें 9 लेक एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मतलब झीलें एक दूसरे से 9 झीलें जुड़ी हुई हैं इसमें। अल बिरूनी यात्री हजार से भी ज़्यादा वर्ष पूर्व भारत आया था। कहाँ से? अल बिरूनी कहाँ से आया था? तो उज़्बेकिस्तान से आया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि अल बिरूनी यात्री हमारे भारत में 1000 वर्ष पूर्व कहाँ से आया था? उज़्बेकिस्तान से। और भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर थे। ये अल बिरूनी ने क्या क्या बताया कि भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर थे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थर, लोहे के कुंडों, सरियों से जोड़कर चारों तरफ चबूतरे बनाते थे तालाब के। ऊपर से नीचे तक उन तालाबों में सीढ़ियाँ भी बनाते थे और उतरने चढ़ने के लिए अलग अलग रास्ते बनाते थे, जिससे कि भीड़ ना लगे और भीड़ लगने से परेशानी ना हो। इसके लिए क्या करते थे कि उतरने का रास्ता और चढ़ने का रास्ता दोनों अलग अलग था। जैसे अगर ये तालाब है तो यहाँ से ये ऐसे रास्ता बनाते थे उतरने का, और यहाँ से चढ़ने का, मतलब दोनों के लिए अलग अलग था। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ होगा, एक इधर है तो एक इधर है, दोनों को अलग अलग बनाते थे जिससे जाम ना लगे या समझ लीजिए भीड़ ज़्यादा ना उत्पन्न हो, क्योंकि आने जाने में दिक्कत ना हो। तो अल बिरूनी ने ये चीज़ें देख के भारत में अपनी बुक में लिखा था। कहाँ से आया था? उज़्बेकिस्तान से आया था। भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर थे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थर, लोहे के कुंडे और सरिये जोड़ के चारों तरफ उन तालाबों के चबूतरे बना दिया करते थे, और ऊपर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ अलग अलग रखी जाती थी जिससे भीड़ से परेशानी ना हो। और इसके अलावा डाक टिकट 1973 में छपी थी अल बिरूनी के 1000 वर्ष पूरे होने पर, यानी उसके जन्मदिन पर 1000 वर्ष जो पूरे हो गए उस पर 1973 में भी डाक टिकट छपी हुई थी। तो यह क्वेश्चन आएगा। राजस्थान में पानी को इकट्ठा करने के तरीके क्या क्या हैं? यह इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में पानी को इकट्ठा करने के जो तरीके हैं, तालाब है, जोहड़, कुआं, टैंक, बावड़िया। याद रखिए, तालाब बहुत आम चीज़ है, कुआं बहुत आम चीज़ है, लेकिन आपसे जोहड़, बावड़िया और टैंक ये पूछ सकता है, उसमें आंसर हो सकता है। तो याद रखिएगा, राजस्थान में पानी को इकट्ठा करने के तरीके तालाब, जोहड़, कुआं, टैंक और बावड़ियाँ हैं। यह आपके क्लास 4 में भी इसमें से टैंक का नाम लिया गया था। तो याद रखिएगा, 1986 में जोधपुर में सूखा पड़ा था, जिससे क्या किया था सरकार ने, फिर 200 ट्रक कचरा निकाला था बावड़ियों की सफाई करके। ये बहुत ही सही काम किया था, जिससे उनको भूमिका पता चली कि पानी इकट्ठा स्टोरेज करने की कितनी ज़रूरत है।
अब पदार्थों के पृथक्करण की बात करते हैं। पृथक्करण की विधियां क्या क्या हैं, इसके बारे में बात की गई है आपके क्लास 5 की बुक में। पहली है हस्त चयन विधि। इस विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गेहूं और चावल और दालों में बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो गेहूं, चावल और दालों के बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए आप हस्त चयन विधि का उपयोग करते हैं। इसके बाद है थ्रेसिंग। आपने अपने गाँव में देखा होगा, ये चीज़ जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, कि सूखे पौधों की झाड़ियों से अन्न कणों अथवा अनाजों को पृथक करने के लिए पृथक प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे अभी चावल की हुई होगी, उसके बाद आप देखेंगे फिर होली के बाद गेहूं वगैरह होता है तो थ्रेसर होता है। मशीन को क्या कहते हैं? थ्रेसर। जिसमें क्या होता है, उसको ट्रैक्टर के पीछे लगाकर और उसको चलाया जाता है, जिससे दाने और भूसा दोनों अलग अलग हो जाता है। तो इसका प्रयोग क्या करते हैं? सूखे पौधों की झाड़ियों से अन्न कणों को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, थ्रेसिंग। उसके बाद है आपका निष्प्रावन। निष्प्रावन क्या है? विनोइंग। समझ में आ रहा ना, हवा की बात की जा रही है, यानी वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक होता है। इससे क्या होता है, जैसे हवा होती है, एक पंखा भी गाँव में देखिए नॉर्मल कैसे चलाते हैं, एक पंखा लगा लेते हैं उसे, जैसे गाँव में क्या बोलते हैं, बड़ा सा होता है पंखा, फर्राटा टाइप। तो और उसके सामने क्या करें, अनाज को गिराएंगे तो अनाज वहीं गिर जाएगा, क्योंकि वो भारी कण होते हैं, और भूसा जो होता है, छोटे कण, वो दूर चला जाता है, हट जाता है। तो इससे क्या कहते हैं, इसे विनोइंग कहते हैं। तो आप इंग्लिश का वर्ड भी याद रख सकते हैं, निष्पावन बोलते हैं हिंदी में, पृथक करना होता है। चालन। चालन क्या होता है? चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करना होता है, यानी छलनी द्वारा इसको चाल करना में ना, चालन। तो याद रखिए, चालन छलनी। छलनी द्वारा क्या करते हैं, चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को हम अनाजों से अलग करते हैं। नेक्स्ट है आपका अवसादन। अवसादन या निष्पादन बोल सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले जल से धोया जाता है, जिससे मिट्टी एवं जल का मिश्रण, जो अवसादन जिसे बोलते हैं, तो यह विधि भी अवसादन होती है। निस्तारण या निस्पंदन, तीनों नाम से आ सकता है। तो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उलेड़ने की प्रक्रिया निस्तारण कहलाती है। तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है, यानी तेल और जल को उनके मिश्रण से इसी प्रकार अलग किया जा सकता है। तो ये भी आपका आंसर आ सकता है। क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि चाय की पत्तियों को छलनी से पृथक करना निस्पंदन, फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो क्या होगा, चाय की पत्तियों को छलनी द्वारा पृथक करना फिल्ट्रेशन कहलाता है। अब आएगा इवेपोरेशन, यानी वाष्पन। समुद्र के जल से नमक प्राप्त कैसे किया जाता है? वाष्पन विधि से। ये क्वेश्चन आ सकता है कि समुद्र के जल से नमक कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो वह वाष्पन विधि और इवेपोरेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसे वाष्पन तथा संघनन आप देखते हैं, बादल वगैरह बनते हैं, वही विधि है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये सब जानते हैं। आप समुद्र वगैरह वाला याद रखिएगा, उसके अलावा चालन याद रखिएगा, थ्रेसिंग याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है जो डायरेक्ट आएंगे। फिटकरी के टुकड़े से जल में बचे पंकिल को साफ किया जाता है। कैसे जल में बचे जो पंकिल होते हैं उनको कैसे साफ किया जा सकता है, क्वेश्चन में रहेगा। उसमें भी हो सकता है आपका थ्रेसिंग वगैरह डाल दे, तो आप याद रखिएगा, इसको फिटकरी के टुकड़े द्वारा अलग किया जा सकता है। ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। उसके अलावा आपका अब जो नेक्स्ट है वह है मच्छरों की दावत। क्या है? मच्छरों की दावत एक चैप्टर था। इसमें जो आएगा क्वेश्चन, इसमें बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि मलेरिया की दवाई कैसे बनती है? सिनकोना के पेड़ की छाल से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सीटेट का आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि मलेरिया की दवाई कैसे बनती है, या सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है मलेरिया की दवाई। मलेरिया के जीवाणु खून में मिल जाते हैं, यानी मलेरिया के जीवाणुओं से क्या होता है, कपकनी ठंड भी लगती है आपको, जैसे भी मौसम है, और कपकपी से रहती है शरीर में। या मलेरिया के लक्षण है, मलेरिया के लक्षण पूछ सकता है कि ठंड किस में लगेगी और कपकपी कैसे आएगी जब शरीर में आती है, तो उस बुखार को हम क्या कहते हैं। और नॉर्मल नहीं, आपका मलेरिया का बुखार भी हो सकता है, इसके लिए आप सतर्क रहें, और ऐसा स्थिति उत्पन्न होने पर अपनी जांच अवश्य कराएं, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तो मलेरिया के जीवाणु जो होते हैं वह खून में मिल जाते हैं, जिसके कारण
ये आपको उत्पन्न होता है कि ठंड लगती है और कपकपी के साथ बुखार भी आपके शरीर में आ जाता है। अनीमिया, ये क्वेश्चन भी सीटेट में आया हुआ है आपका। अनीमिया जो है खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। कैसे होता है? खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से अनीमिया होता है। इसका इलाज क्या है कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से इसकी संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों से ही आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, आयरन मिलता है। आयरन की इसीलिए कहते भी हैं कि लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाना चाहिए, क्योंकि उससे आपको आयरन भी मिलेगा। हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज है वो 12 से 16 ग्राम है। तो याद रखिएगा क्या है, 12 से 16 हीमोग्लोबिन की नॉर्मल जो रेंज है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये मच्छरों से होता है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मच्छरों से होने वाले रोग कौन से, तो उसमें से ऑप्शन रहेंगे 3 ऑप्शन, चारों में और रहेंगे। एक ऑप्शन हर किसी में अलग रहेगा, बस ये ऑप्शन किसी एक ऑप्शन में सेम रहेगा कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये आपका मच्छरों से होता है। मच्छरों से मलेरिया होता है, ये किसने बताया आपको? डॉक्टर रोनाल्ड रोस। मच्छरों से मलेरिया होता है, डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने बताया था। मलेरिया कब फैलता है? ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाके में मलेरिया पाई जाती है। ज़्यादा बारिश जब होती है तब होता है दलदल वाले इलाकों में। 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था इन्हें। इनके अंतिम शब्द से कुछ ढूंढ लूँगा नया ढूंढ लूँगा। क्या? कुछ ढूंढ लूँगा नया ढूंढ लूँगा। तो याद रखिएगा डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने मच्छरों से मलेरिया होता है यह बताया था। कुछ ढूंढ लूँगा नया ढूंढ लूँगा इनके अंतिम शब्द थे। 1902 में इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया था। ये सब क्वेश्चन इस बार आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में रोज़ नए क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, इन्हीं बुकों से लाएंगे। बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मेरी हर लाइन एक क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ये जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं ना, ये हर चाहे जिस दिन भी एग्ज़ाम होगा क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आप देखिएगा। अब देखिए मलेरिया कैसे फैलता है? मादा एन्फ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। और जो प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। किससे? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। या एनोफिलीज मच्छर जो है इससे फैलता है। मादा जितने भी देखिए रोग हैं वो मादा मच्छर ही फैलाते हैं, नर तो काटता ही नहीं भाई, तुम कैसे फैलेगा रोग? तो जाहिर सी बात है जितनी भी हैं मादा से ही फैलेगा। मलेरिया आपका मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है, जो कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है आपका नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग कहाँ पे है? तो यह उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग कहाँ पे है? उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। बात की जाए बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली थी? तो नाकुरी गांव इन्होंने ट्रेनिंग ली थी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग से। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गाइड करने वाले इनके जो गाइडर थे वो कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। महिलाओं को पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी थी ये। दरअसल बचपन में ही यह क्या करती थी, आराम से चढ़ जाया करती थी छोटे मोटे पहाड़, और फिर यह वहाँ पर ट्रेनिंग दिया करती थी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग में। और 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए इन्हें चुना गया। ये ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह द्वारा इनकी ट्रेनिंग होती थी, और 1984 में इन्हें भी उस दल में चुना गया जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला था। और 18 लोगों की टीम में 7 महिलाएं थीं। 15 मई को 7300 मीटर की ऊंचाई इन्होंने तय कर ली थी। कब? 15 मई को। और उसके बाद 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर करीब 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर, जो नेपाल में नाम इसका है सागरमाथा, पर कदम रखा था। याद रखिएगा रियल में तो 8848 और अब 8850 हो चुकी है, लेकिन जो सीटेट में दिया है वह 8900 मीटर है। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से जाइएगा। अब जो है वो 8850 मीटर है इसकी न्यू ऊंचाई। पहले थी 8848 मीटर, और 8900 मीटर आपकी दिया है सीटेट में। तो अगर ये ऑप्शन में ना रहे, देखिए या तो ये रहेगा या तो यह रहेगा, और अगर ये दोनों ना रहे तो आप 8900 में जाएंगे, क्योंकि ये आपकी बुक में दिया है, आपको यही आंसर फिर मारना पड़ेगा और आपके पास कोई चारा नहीं है।
तो याद रखिएगा, अगर 8850 ना हो तो आप 8848 पे जाएंगे, क्योंकि एक जीएस का भी क्वेश्चन है, इस पर विवाद हो जाएगा अगर 8900 मीटर आंसर मान लिया गया। लेकिन सीटेट में चूँकि बुक में दिया है, बुक के हिसाब से फॉलो वो एनसीईआरटी को करता है, तो 8900 मीटर ही इसका राइट आंसर माना जाएगा। याद रखिएगा, आप 8900 मीटर में ही लगाएंगे। अगर सीटेट में एक क्वेश्चन आता है, ये ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा 8900 मीटर। आप टिक करके चले आइएगा, एनसीईआरटी को ही मानता है कौन, आपका सीबीएसई। तो ये आपका 8900 मीटर ऊंचाई मानी जाएगी एवरेस्ट की। सागर माथा इसे कहाँ बोलते हैं? नेपाल में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सागर माथा नेपाल में बोला जाता है। कब चढ़ी थी? 23 मई 1984 के दिन में 1:07 में इन्होंने चढ़ाई की थी। इंडिया की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी बछेंद्री पाल, जिन्होंने चढ़ाई की थी एवरेस्ट पर। करीब 43 मिनट तक वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। पूछ सकता है कि बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कब तक रहीं, तो वह करीब 43 मिनट तक वहां पर रही थी। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के बारे में पूछ सकता है, तो वो सामग्री हैं स्लिंग, पिट ऑन, हंटर शूज और स्लीपिंग बैग। यह आपके एनसीईआरटी में दिया है, स्लिंग, पिट ऑन, हंटर शूज और स्लीपिंग बैग। यह आपके पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियां हैं। नेक्स्ट इमारतों के बारे में बात की गई है, तो गोलकुंडा का किला जो कि 1200 ईस्वी में मिट्टी का बना था। यह कब बना था? 1200 ईस्वी में मिट्टी का बना हुआ है। इस किले में 5 महल थे। कितने? इस किले के अंदर 5 महल थे। शाही, बालाहिसार महल, और उसके अलावा तारामती, मोती और नया किला महल। ये पांचों महल के नाम याद रखिएगा, शाही महल, बालाहिसार महल, तारामती महल, मोती महल और नया किला महल। ये 5 महल थे गोलकुंडा किला के अंदर, जो 1200 ईस्वी में मिट्टी का बनाया गया था। इसकी बात करें अगर, तो इसके छत पर पानी के फव्वारे भी थे। गोलकुंडा के किले की छत पर पानी के फव्वारे थे, जिससे किले में मिट्टी के पाइप द्वारा जगह जगह पानी पहुंचाया जाता था। सोचिए, उस समय की टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी मानी जाती है। घर लंबे समय तक टिकते थे और हर चीज़ की व्यवस्था भी की जाती थी। सोचिए, मिट्टी का किला था लेकिन फिर भी उसमें फव्वारे की व्यवस्था थी, वो भी कहाँ पर? छत में, और मिट्टी के पाइप के द्वारा ही जगह जगह पानी पहुंचाया जाता था। सोचिए कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी। गोलकुंडा के संग्रहालय में बर्तन, औजार, जेवर व हथियार रखे हैं जो खुदाई से मिले थे। ये कहाँ पे है गोलकुंडा का किला? आपका हैदराबाद में है। तो हैदराबाद गोलकुंडा किला जो है वह मिट्टी का बना हुआ 1200 साल पुराना है। इसके अंदर 5 किले हैं। याद रखिएगा, पानी के फव्वारे इसकी छत पर हैं और मिट्टी के पाइप द्वारा ही हर जगह पानी पहुंचता था। गोलकुंडा किले की बाहरी दीवार में जो बुर्जों की संख्या है वह 87 बुर्ज हैं। गोलकुंडा किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं और 1518 से 1687 ईस्वी तक कुतुब शाही सुल्तानों ने राज किया था गोलकुंडा में। किसने किया था? कुतुब शाही सुल्तानों ने। 1518 से 1687 तक। कुल दरवाज़ों की संख्या 9 है। किले में कुल दरवाजे जो हैं वह 9 हैं। कांसे से तोप बनाते थे। किससे बनाते थे? कांसे से। और कांसा किसका प्रयोग है? तांबा व टिन। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है या ईवीएस में आएगा कि कांसा किन चीज़ों से मिलकर बना है। तांबा व टिन दे देगा, तांबा व जस्ता दे देगा। तो आंसर आप याद रखिएगा, तांबा व टिन से कांसा बनता है। आदिवासी लोग जो होते थे कांसे की चीज़ से हजारों साल से बनाते आए हैं। कांसे की चीज़ें जो थे हजारों वर्ष से प्रयोग करते हैं आदिवासी। तोप का इस्तेमाल सबसे पहली बार औरंगजेब ने किया था। याद रखिएगा, तोप का इस्तेमाल सबसे पहली बार औरंगजेब ने किया था। गोलकुंडे किले पर हमला व 8 माह तक सेना ने किले को घेरी थी। सोचिए, गोलकुंडे के किले पर हमला भी किया था फिर भी वह नहीं टूटा था। कितना मजबूत था, मिट्टी का बना, 1200 साल पुराना है। तो प्राचीन काल में कैसे कैसे मतलब इमारतें बनाई गई जो आज तक चल रही हैं। सोचिए, आपका ताजमहल हो गया, ये सब क्या है? प्राचीन इमारतें हैं, आज भी चल रही हैं। प्राचीन काल में पानी को रेहट द्वारा निकालकर टैंकों में भरा जाता था। याद रखिएगा, प्राचीन काल में पानी को कैसे निकाला जाता था? रेहट द्वारा निकाला जाता था और टैंकों में भरा जाता था। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन आएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कब उतरे, किस सन में उतरे? तो सन 1969 में। और पहले व्यक्ति पूछ सकता है कि सन 1969 में
चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वह नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन आप बस ये एक लाइन याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब सुनीता अंतरिक्ष में, एक चैप्टर है सुनीता अंतरिक्ष में। तो भारत के सापेक्ष देश ब्राज़ील और अर्जेंटीना, भारत के सापेक्ष देखते हैं सामने सामने एकदम एक ही रो में, वो कौन है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। ये क्वेश्चन भी सीटेट का है कि भारत के सापेक्ष देश कौन से हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। याद रखिएगा, आप अपने देश का मैप तो कम से कम देख के जाइएगा, उससे भी एक क्वेश्चन आएगा। तो अपने देश का मैप जरूर देख के जाइएगा, कम से कम भारत देश के मैप की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा जिला, कौन सा प्रदेश किस प्रदेश के बगल में है, किसकी किससे सीमा लगती है, किसकी समुद्री सीमा है, किसकी केवल स्थल सीमा है। तो ये चीज़ आपको, और कौन आपकी मतलब भारत की जो पड़ोसी राज्य देश हैं उनसे सीमाएं, उनकी सीमाएं लगती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आएगा, किसकी सबसे ज़्यादा लगती हैं, कहाँ से सबसे ज़्यादा लगती हैं, तो बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा भारत से लगती है। सुनीता जो है अंतरिक्ष से बताती हैं कि अंतरिक्ष की बातें, हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते हैं, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते हैं। यानी यान में आप क्या होते हैं, वहाँ ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी कम है, तो क्या होगा, उड़ते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, वो एक जगह टिक कर नहीं, दूसरी जगह पहुँचने के लिए उन्हें तैर कर जाना पड़ता है। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता है, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता है। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं और हाथ मुंह साफ करते हैं। जाहिर सी बात है, अंतरिक्ष में है तो आप नहाएंगे तो है नहीं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पानी भी जो होता है वो भी तैरता रहता है, और कपड़े में उसको गीला करके फिर उसको यूज करते हैं वो लोग। हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, ये किसने बताया कि अर्थ जो है वह गोल है, तो इसैक एसिमोव ने बताया कि अर्थ इज राउंड है। यह बुक है इसैक एसिमोव की, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, या याद रखिएगा। इस बार आ सकते कि इस बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाने होंगे, इसलिए हर एक लाइन का क्वेश्चन बनेगा आपके। इस बार सीटेट में मैं दिखाऊंगा हर व्यक्ति के एग्जाम में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन तो क्लास 5 की बुक से आना ही आना, और इससे कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चन हैं। इस मेरी एक वीडियो में 100 क्वेश्चन है जो सीटेट एज इट इज देगा ही देगा। 100 क्वेश्चन बता रहा हूँ आएगा, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा इस बार। इसाक एसिमोव, ये पूरा निचोड़ है एक एक लाइन जो है। इस स्पेसशिप ने उड़ान कब भरी थी, तो सुनीता विलियम्स जिस स्पेसशिप में थी वह उड़ान 9 दिसंबर 2006 को भरता है। पाँव हवा में तैरते, खाना उड़ता हो, यह बात वह 11 दिसंबर की बात करती हैं। 13 दिसंबर को कहती हैं बालों को हवा में उड़ना। यह चित्र पूरा दर्शाया गया एनसीईआरटी बुक में, एज इट इज फिगर सहित बताया गया हर चीज़ है। तो याद रखिएगा, ये मैराथन चेंज कर देगी आपके एग्जाम को। 16/12 यानी 16 दिसंबर 2006 को यान से बाहर आती हैं सुनीता विलियम्स, तो याद रखिएगा 9 को स्पेसशिप से उड़ान भरती हैं और 16 को वह वापस आती हैं। कब, दिसंबर में ही। और ये जो पिकें सारी जिसकी बात की डेट की, यह सब नासा ने ली हुई पिकें हैं, याद रखिएगा। सुनीता कहती हैं अंतरिक्ष से पृथ्वी पर केवल समुद्र और ज़मीन ही दिखाई देती हैं। चांद से जुड़े त्यौहार, होली, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी और रथ यात्रा, याद रखिएगा। सीटेट के 2019 का जो पेपर हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे याद है कि चांद से जुड़े त्यौहार जो हैं ये आया है। तो याद रखिएगा, होली आपका हो गया, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी और रथ यात्रा, ये आपके चांद से जुड़े। इसमें क्वेश्चन आया था कि कौन सा नहीं है, तो 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन नहीं रहेगा। तो दिवाली क्या है, अमावस्या में मनाया जाता है, याद रखिएगा, अलग है। शिवरात्रि क्या है, अमावस्या के एक दिन पहले मनाया जाता है। ये आपकी बुक से ही मैंने सब उठाया है जितना है, एज इट इज बुक में दिया है और एज इट इज कॉपी होता है यह एग्ज़ाम में। सीबीएसई अपने एग्ज़ाम में अपने दिए हुए सिलेबस को पूरा 100% फॉलो करती है। कभी हो जाता है कि 2-3 साल में हुए एग्ज़ामों में एक क्वेश्चन बाहर से आ जाता है। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा जब मैं आपको कल से क्वेश्चन आयर की सीरीज़ कराऊँगा। सुनीता जो थी वह एक हेलीकॉप्टर पायलट थी। क्या थी सुनीता, यह भारतीय इंडियन मूल की क्या थी, हेलीकॉप्टर पायलट थी, जो
भारतीय मूल की थी। अंतरिक्ष पर सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली महिला भी हैं सुनीता विलियम। ओके, ये क्वेश्चन सुनीता विलियम से पूछे जा सकते हैं, जो कि देखिए पूछा ही जाएगा, पूछे क्या जा सकते हैं। इस बार ऑनलाइन एग्जाम है, एग्जाम में क्वेश्चन हर मेरी लाइन से, क्योंकि मैंने मेन उतार दिया है इसमें, आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, बुक वगैरह की देखने की जरूरत ही नहीं है, रट डालिए इसे। अडालज की बावड़ी अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन आ सकता है कि अडालज की बावड़ी कहाँ है? अहमदाबाद से 18 किलोमीटर की दूरी पर, यानी अहमदाबाद। जमीन से खजाना यानी तेल, निकाले गए तेल का रंग कैसा होता है? गाढ़ा बदबूदार होता है, यानी बदबू आती है उससे, आपको महक अच्छी नहीं लगेगी। गाढ़ा होता है और गहरे रंग का होता है। उस तेल से हमें क्या क्या मिलता है? केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, इंजन ऑयल मिलता है, हवाई जहाज़ के लिए ईंधन मिलता है, एलपीजी, मोम, उसके अलावा कोल तार और ग्रीस। ये सब कहाँ से मिलता है आपको? ज़मीन से निकाले हुए तेल से मिलता है, यानी क्रूड ऑयल से। फिर से याद रखिएगा क्रूड ऑयल से क्या क्या मिलता है, तो याद रखिएगा क्रूड ऑयल से आपको जो मिलता है वो केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन। सबसे महंगा यही होता है, इसीलिए क्योंकि यह जो होता है जानते हैं बहुत ही उच्च क्वालिटी का यही होता है। इसमें एलपीजी, मोम, कोल तार और ग्रीस वगैरह मिलता है। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा प्लास्टिक और पेंट में भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है, और आप देखते होंगे जब भी पेंट किया जाता है तो उसमें भी तेल मिलाया जाता है। तो क्या होता है कि यही चीज़ है कि ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा कौन मिलता है, क्रूड ऑयल से क्या क्या मिलता है हमें। बसेरा ऊंचाई पर, लोनार, अकेला रहने वाले को क्या बोलते हैं? लोनार। मुंबई, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। लोनार अकेला रहने वाला, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। यह दूरी याद रखिएगा। और दिल्ली से फिर क्या था? मनाली गए थे। तो मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर, 3 डेज और 2 दिन लगता है मनाली जाने में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठंडा रेगिस्तान, लेह लद्दाख को क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका आएगा। बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे लेह लद्दाख में, और ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। झूले झूले, स्वागत जब लेह लद्दाख में करते हैं तो वहाँ झूले झूले बोलते हैं उसे। यहाँ के घर जो होते हैं, घर यहाँ के 2 मंजिला होते हैं, पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई होती है। किससे पुताई होती है लद्दाख में? झूले झूले, स्वागत किया जाता है उसको बोला जाता है झूले झूले। और इस पे जो पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर 2 घर इनके बनाए जाते हैं। घर जो होते हैं वहाँ के लद्दाख के 2 मंजिला होते हैं, मिट्टी और चूने से पुताई होती है, उसमें लकड़ी की सीढ़ियाँ होती हैं, नीचे जानवर और ऊपर परिवार के लोग होते हैं। सीटेट में ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आएगा कि ऐसे घर कहाँ बनाए जाते हैं जहाँ नीचे जानवर और ऊपर इंसान होते हैं, तो वह लद्दाख में होते हैं। और सर्दियों के दिनों में मनुष्य भी नीचे ही रहता है, नीचे कोई खिड़की नहीं होती है, हवा का आवागमन नहीं होता, जानवर भी रहते हैं और सामान भी रखा रहता है, जिससे वहाँ गर्मी थोड़ी सी बनी रहती है। इसलिए लोग सर्दियों के दिनों में नीचे ही रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है, माइनस में चला जाता है। छत को मजबूत बनाने के लिए मोटे मोटे पेड़ के तने का इस्तेमाल किया जाता है। जो पत्थर रखे जाते हैं उसमें मोटे मोटे छत जो ढाली जाती है, मोटे मोटे तने होते हैं, जिससे वह मजबूत बने रहे। और सभी घरों की छत जो होती है वह समतल बनाई जाती है। छत का जो घर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि गर्मियों में तेज धूप और बहुत सारी फल सब्जियां इसी में सुखा ली जाती हैं, ताकि वह ठंडियों में प्रयोग की जा सकें और ज़्यादा समय तक वह चल सकें। मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी की फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते हैं। किससे क्या होता है? ठंड के दिनों में इन्हें राहत मिलती है। मोटी मोटी दीवारें होती हैं इनके घर में। तो लद्दाख में कैसे घर होते हैं? 2 मंजिला घर होते हैं, छत समतल होती है, चूने और यहाँ की किसका इस्तेमाल होता है? चूने का इस्तेमाल होता है इसमें। ये देखिए चूने और मिट्टी पर पुताई की जाती है। इससे क्या होता है? गर्मी में इन्हें ठंडी में बचाव होता है, या नीचे मंजिले पर रहते हैं जानवरों के साथ ही, याद रखिएगा। कोई खिड़की नहीं होती है फर्स्ट में इनके फ्लोर में, और या 2 मंजिला जो मकान होता है दूसरे मंजिल में ही सारी चीज़ें होती हैं, नीचे कोई खिड़की नहीं होती है। दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा, ऊंचाइयों की बात की गई है। चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर मैदानी इलाका, बिल्कुल सुनसान और पथरीला। क्या जगह का नाम है? चांगथांग। सांस लेने में मुश्किल, सिर दर्द और कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि 5000 मीटर की ऊंचाई भी है इसकी।
चांगथांग कहाँ है? यह लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है और बिल्कुल सुनसान और पथरीला जगह है। चांगपा, इतने बड़े इलाके में 5000 लोग घुमंतु लोग। चांगपा क्या होता है? घुमंतु लोग होते हैं, ठीक है। जो आप इलाके में अभी आपको बताया गया है कि चांगथांग जो है वहाँ पे चांगथांग में चांगपा लोग घूमते हैं, घुमक्कड़ टाइप के होते हैं, घुमंतु लोग होते हैं। यहाँ अपने जानवरों को अपने साथ में लेकर चलते हैं, अपने भेड़ बकरियों को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में ये घूमते रहते हैं। जानवर का प्रयोग किस रूप में करते हैं? दूध के रूप में, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन। तो जानवरों का प्रयोग किस लिए करते हैं? ऊन वगैरह के लिए करते हैं, दूध के लिए करते हैं, मांस के लिए करते हैं, टेंट के लिए जो चमड़ा होता है वो भी जानवरों की खाल से बनाते हैं, क्योंकि ठंड बहुत रहती है, उससे उन्हें फ़ायदा मिलता है। भेड़ बकरियां इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। क्या होती हैं? चांगपा लोगों की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? भेड़ बकरियां होती हैं। तो याद रखिएगा कि चांगपा लोगों की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? भेड़ बकरियां, और इन्हीं का दूध प्रयोग करते हैं खाने में, मांस, और टेंट के लिए चमड़ा भी, और स्वेटर और कोट के लिए ऊन भी। तो ये कौन है? चांगपा लोग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट का फेवरेट, पाशमीना बकरियां। क्या है? पाशमीना बकरियां, याद रखिएगा। पाशमीना ऊन इन्हीं से मिलती है, किनसे? पाशमीना बकरियां। और यह जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे, यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होगी, जितनी ऊंचाई पे और जितनी ठंडी पे होगी। ये लोग अपना घर और सामान घोड़ों या याक पर लाद कर घूमते हैं। किस में घूमते हैं? घोड़े या याक पर लाद कर घूमते हैं। 2.5 घंटे में डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं, यानी 2.5 घंटा इन्हें मात्र लगता है पूरा सामान इकट्ठा करके पैक करने, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितना? 2.5 घंटे में। जो टेंट बनाते हैं, तंबू नहीं होता है, देखते हैं ना पुलिस वालों को, आपने कभी देखा हो ऐसा बना रहता है, तो उसको ये लोग क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। टेंट को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। याक बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं, जिन्हें सिल कर जोड़ लेते हैं। यह बहुत मजबूत और गर्म होती है। ये पट्टियाँ 9 डंडों के सहारे ज़मीन से बंधी रहती हैं। 2 फुट गड्ढा खोदते हैं, फिर आसपास की ऊंची ज़मीन पर टेंट लगाते हैं। तो टेंट लगाने के लिए क्या करते हैं? 2 फुट गड्ढा खोदेंगे और 9 डंडे जो होते हैं उनसे पट्टियाँ बांध कर ये टेंट बनाते हैं। गड्ढा खोद देते हैं ताकि ऊंचाई अच्छी रहे टेंट में, इस कारण क्या करते हैं? 2 फुट गड्ढा कर देते हैं ज़मीन में। और ये पूरी पैकिंग वापस से पैक जो कर लेते हैं सामान, वो मात्र 2.5 घंटे में कर लेते हैं। चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं। पट्टियों का नाम क्या है? याक के बालों की चांगपा। रेबो की बीचों बीच एक खुला छेद। रेबो में क्या होता है? बीचों बीच एक खुला छेद होता है, जिससे चूल्हे का धुआं, जब खाना बनाते हैं ताकि आग ना लगे, चूल्हे का धुआं उससे बाहर निकलता रहता है। ओके। और टेंट का जो डिज़ाइन है वह 1000 साल से भी पुराना है। कितना? नाम गयाल जो व्यक्ति था वो गया था, उसने बताया कि जो टेंट का डिज़ाइन है वह 1000 साल पुराना है। कितना? 1000 साल पुराना। रेम्बो के पास ही क्या होते हैं? भेड़ बकरियां के रखने की जगह होती है। जो रेम्बो, यानी रेम्बो क्या है? टेंट है, याद रखिएगा। टेंट को रेम्बो कहते हैं। वहाँ पे भेड़ बकरियों को रखने की जगह बनी रहती है। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। किसे? उस जगह को जो होता है उसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों चट्टानों को एक दूसरे पर रख कर बनाते हैं, यानी पत्थर और चट्टानों को एक दूसरे पर रख कर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान करता है, यानी झुंड में कौन किसके जानवर इसके लिए क्या होता है, उस पर एक खास निशान बनाता है। रोज़ सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकाल कर गिन कर चराने ले जाते हैं, और ये काम औरतें और जवान लड़कियां का रोज़ का काम है। मतलब ये काम कौन करती हैं? ये लड़कियां और जवान औरतें ही वहाँ ये काम करती हैं। तो याद रखिएगा, चांगपा किसे? इन्हें लेखा कहते हैं, और टेंट को रेम्बो कहते हैं। दुनिया में मशहूर पश्मीना की शाल बहुत मशहूर है, और 0 डिग्री से 40 डिग्री तक, -40 डिग्री तापमान में ही ये पाई जाती हैं पश्मीना। 6 स्वेटर के बराबर इसमें गर्मी होती है। कितनी? 6 स्वेटर, मतलब 6 स्वेटर आप पहन लीजिए, जितनी गर्मी वो देंगे। ये पश्मीना बहुत पतली होती है, इनकी बुनाई हाथों से की जाती है, और इसके लिए भी खास बुनकर है, हर कोई नहीं बिन पाता इसे।
एक साधारण पश्मीना शॉल 250 घंटे बुनकर तैयार होती है, मतलब 250 घंटे लगते हैं एक साधारण पश्मीना शॉल को बनाने में। यानी अगर उसमें डिजाइन वगैरह का और सब चीज़ें की जाएँ तो इसका टाइम और बढ़ जाता है। चांगयांग एक ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ये अब तक क्या था, लद्दाख की चीज़ें थी। अब श्रीनगर के घर की बात करते हैं। घरों से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। जैसे पिछली क्लास में था कि असम में क्या है, 10 से 12 फीट ऊंचे लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ बरसात ज़्यादा होती है, इस कारण से। और लकड़ियों के पुली भी रहते हैं। श्रीनगर के घर जो होते हैं 80 फुट तक लंबे होते हैं। रिस्ट हाउस बोट और हाउस बोट भी होती है। टूरिस्ट हाउस बोट जो 80 फुट तक लंबे होते हैं, 8 से 9 फुट चौड़े, 80 फुट तक लंबे। सोचिए काफ़ी लंबे होते हैं। लकड़ी के डोंगे डल लेक और झेलम नदी कहाँ पे, श्रीनगर में। अलग अलग कमरे होते हैं इसमें। लकड़ी के जो डोंगे होते हैं, लकड़ी की सुंदर नक्काशी भी होती है इसमें। हाउस बोट व घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इसको वहाँ के लोग ख़त्म बंद कहते हैं। किसको, जो नक्काशी होती है हाउस बोट की दीवारों पर, उसे ख़त्म बंद कहते हैं। हाउस बोट व घरों की अंदर की छत पर नक्काशी को ख़त्म बंद कहते हैं। और यह जो टूरिस्ट हाउस बोट है वहाँ पे, टूरिस्ट हाउस बोट ये 8 से 9 फुट चौड़ी और 80 फुट लंबी होती है। लकड़ी के डोंगे होते हैं। डल लेक यानी डल झील जो है और झेलम नदी वहाँ पर। तो ये कहाँ पे है, श्रीनगर में। पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। कश्मीर के गाँव में ये घर दिखते हैं। यानी कश्मीर के गाँव में घर कैसे होते हैं, पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक कर बनाए जाते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है। अब लद्दाख में क्या था, चूना और मिट्टी था। यहाँ क्या है, यहाँ मिट्टी की है, केवल मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है ताकि इस पे वर्षा का पानी या बर्फबारी हो तो वह रुके ना। पुराने घरों की खासियत, जालीदार खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें ढक कहते हैं। क्या होते हैं इसमें, खिड़कियाँ कुछ ऐसी होती हैं, ये उभरी होती हैं बाहर की ओर, इन्हें क्या कहते हैं, ढक कहते हैं। पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर घर बनता है। घर किसको मिलाकर बनता है, पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर घर बनता है। घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। यानी डिजाइनदार मेहराब कहाँ होते हैं, श्रीनगर में। याद रखिएगा, कश्मीर श्रीनगर। तो पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर घर बना होता है। घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। डल झील, शिकारे में घूमने का मजा। डल झील में क्या होता है, शिकारा, यह एक प्रकार की बोट होती है। बेकरी का इस्तेमाल कश्मीर के लोग क्या करते हैं, रोटियां कश्मीर के लोग कहाँ से खरीदते हैं, बेकरी से खरीदते हैं। लकड़ी और मिट्टी के घर जिनमें सर्दियों में कोई नहीं रहता है, गर्मियों में बकरवाल लोग यहाँ आते हैं। जब वे बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं तब वह इनका इस्तेमाल करते हैं। तो लकड़ी और मिट्टी के घर बने होते हैं सर्दियों में। ये भी आपका कश्मीर श्रीनगर में है। क्या है कि बकरवाल लोग यहाँ आते हैं, जब वह बकरियों को चराने के लिए ऊंचाइयों पर ले जाते हैं तब वह इनका इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं गुजरात कच्छ। 26 जनवरी 2001 की परेड देख रहे थे लोग। तब की बात है, भूकंप आने पर क्या क्या, देखिए भूकंप की बात है इसमें। जब धरती कांपी, तो इसमें हम बच्चों को इससे कैसे सिखाएंगे क्या क्या हम करना चाहिए। तो 26 जनवरी 2001 को परेड देख रहे थे, तब गुजरात के कच्छ में बहुत भयंकर भूकंप आया था। तो भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए, ये पेडागॉजी क्वेश्चन होगा आपका ईवीएस का। अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में तुरंत निकल जाओ। मजबूत चीज़ जैसे मेज आदि के नीचे छुप जाओ अगर समय ना मिले बिल्कुल। और अर्थक्वेक मेजर किया जाता है सिस्मोग्राफी से। और भूकंप की तीव्रता जो नापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। तीव्रता रिएक्टर स्केल पर इम्पॉर्टेंट है और मेजर किया जाता है अर्थक्वेक सिस्मोग्राफ से। यह इम्पॉर्टेंट है आपका, जो सीटेट में इस बार आएगा कि सिस्मोग्राफ से क्या होता है, अर्थक्वेक नापा जाता है और उसकी तीव्रता नापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर।
कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया है। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कितनी तीव्रता का भूकंप आया है तो वह रिएक्टर स्केल पर नापेगा, लेकिन इसका मेजरमेंट सिस्मोग्राफ से किया जाता है अर्थक्वेक का। उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक जो हैं यह जाकिर हुसैन है, जो आपके पूर्व राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन। उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आएगा। कौन करेगा यह काम? महादेव भाई देसाई के बेटे कौन थे? नारायण, जो महात्मा गांधी के भी अच्छे दोस्त थे। गोरेगांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। गोरेगांव महाराष्ट्र पे। देखिए ज्योग्राफी टाइप के क्वेश्चन जो है यहीं से आएगा। गोरेगांव कहाँ पे? महाराष्ट्र में। हमारे देश का संविधान की जो अगुवाई की थी किसने की थी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। ये क्वेश्चन आपको वैसे भी आता होगा, जीएस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा सीटेट में आपका, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऑप्शन में दिया रहेगा। क्वेश्चन रहेगा कि हमारे देश के संविधान की अगुवाई किसने की थी या किसने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। और जो आरक्षण है वो भी इन्हीं की देन है। आरक्षण याद रखिएगा, आरक्षण भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही दिया है संविधान में। बास्केटबॉल के कोच नूर खान, बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ भी पूछ सकता है इस बार। याद रखिएगा वनगाम, वनगाम कहाँ पे है? वनगाम है आपका गुजरात में। सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता है, जिससे बीज सुरक्षित रहते हैं। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरकर और सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटकों को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं ऊंधियू। तो ऊंधियू किस सब्जी को कहते हैं? जब कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जियों को पकाया जाता है तो उसे ऊंधियू कहते हैं। यह कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में ऊंधियू का मतलब उल्टा होता है। कपास उगाई जाती है। सूती की कताई और बुनाई भी घर में ही चरखों और करघों पर की जाती है। देहरी गांव गुजरात की बात है तो पौधों की जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर नहीं जाती हैं। जो क्रोटोन पौधा है, जब इसके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो जान जाते हैं कि बाड़ी के भाग को पानी देने की ज़रूरत है। यानी वहाँ के लोग कैसे जानते हैं? क्रोटोन नामक पौधा उगाते हैं। जब इसके पत्ते सूखने लगते हैं तो वह जान जाते हैं कि अब पानी देने की ज़रूरत है। ज़मीन उपजाऊ बनती है जड़ें पत्तों शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से। केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं, ये देखिए। और यह केंचुआ जो होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब किसानों के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं, उसमें छेद बनाते हैं जिससे एयर वगैरह भी वहाँ और पानी आराम से पौधों की जड़ों तक जा पाते हैं। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, सूर्यमणि कुडुख समाज की महिला हैं या कौन? सूर्यमणि पूछेगा। सूर्यमणि कहाँ की रहने वाली थी? तो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के लिए थी। इनका एनजीओ भी था तोरांग। तोरांग मतलब जंगल, जंगल कुडुख भाषा में होता है। तोरांग का मतलब जंगल। इनका एनजीओ था। झारखंड के आदिवासियों द्वारा कहा गया जंगल हमारा साझा बैंक है। झारखंड के आदिवासियों द्वारा क्या कहा गया? कि जंगल हमारा साझा बैंक है। सूर्यमणि नामक महिला जो कुडुख समाज की महिला थी, इन्होंने एक एनजीओ चालू किया था तोरांग नामक, जिसका मतलब था जंगल। और जंगल अधिकार कानून कब आया? 2007 में आया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आएगा। जंगल अधिकार कानून कब आया? 2007 में आया। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल जंगल में रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बनाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। यह काम कब स्टार्ट हुआ? जंगल अधिकार कानून 2007 से उन्हें यह अधिकार प्राप्त हुआ। मिजोरम, लॉटरी से खेती की ज़मीन कहाँ दी जाती है? मिजोरम में। बांस के सुंदर बर्तन भी मिजोरम में है। झूम खेती कहाँ के लिए? मिजोरम में। झूम खेती से भी क्वेश्चन आता है। झूम खेती का ही भाग है एक टीन ज़मीन। एक टीन में बीज में जितनी ज़मीन बोई जाती है उसे क्या कहते हैं? एक टीन ज़मीन। झूम खेती जो होती है
एक फसल के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम छोड़ दिया जाता है। बांस जंगल जब उग आते हैं, बांस जंगल ज़मीन में, तो उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिरा कर जला देते हैं। या राख ज़मीन में खाद का काम भी करती है। ज़मीन को जलाते समय आसपास के पेड़ जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, या भी देखना पड़ता है। झूम खेती से क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके सीट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको टिक मार्क के रूप में डायरेक्ट कोई लाइन पे नहीं देगा, कई ऑप्शन दे देगा, कौन से इसमें झूम खेती का उदाहरण नहीं है पूछ लेगा। और मिजोरम में है या भी पूछ सकता है, अगर एक लाइन में पूछेगा आंसर। जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, यानी झूम खेती में ज़मीन को जोता नहीं जाता। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क दिए जाते हैं, यानी ऊपरी परत को बस वो किया जाता है। एक ही खेत में अलग अलग तरह की बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास पौधों को उखाड़ते नहीं, उन्हें गिराते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं और खाद बनकर ज़मीन को उपजाऊ बनाती हैं। पीठ पर ही लाद कर फसलों को पहाड़ों से घर तक ले जाते हैं। कई हफ्तों का यह काम होता है, यानी कोई साधन तो होता नहीं क्योंकि पहाड़ होते हैं, तो उनको पीठ पर लाद कर ही घर ले आया जाता है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार चिराओ नाच, सब साथ में खाना पकाते और खाते हैं। तो याद रखिएगा चिराओ नाच कहाँ का है, या पूछ लेगा आपसे, तो याद रखिएगा। तब झूम खेती आपको अगर याद रहेगी तभी आप कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा नाच कौन सा है, या चिराओ नाच है। जब फसल काट कर घर में आ जाती है और फसल के पकने पर यह नाच किया जाता है। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों को जोड़ी आमने सामने बैठाई जाती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कदम कूदते हैं और नाचते हैं। तो चिराव नृत्य के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा चिराव नृत्य। और लास्ट में है परिवार से क्या मिला हमें। आपको अपने परिवार से क्या क्या मिला है, मतलब परिवार से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं जो परिवार से मिली हैं। जीभ को पीछे तालू की तरफ मोड़ना है बिना दांतों से छुआए, ये भी आपको परिवार से ही मिला है, किसी बुक से या किताब से नहीं मिला है। जीभ को किनारों से उठाकर लंबे रोल की तरह बनाना, यानी उसे गोल, उसमें एक कोने से उठाकर दूसरे कोने तक छुआना, ये होता है गोल बनाना। पैरों की सारी उंगलियों को खोलना, मतलब सारी उंगलियों को पैरों से फैलाना, जो पैर की सारी उंगलियां उनको बिना छुए अपने आप ही फैलाना, बाकी उंगलियों को हिलाए बिना। लास्ट की जो छुंगली होती है, छोटी उंगली सबसे, उसे आप कैसे हिला सकते हैं, ये भी क्या गाँव में, घरों में हमारे ये बच्चों को शुरू में करके दिखाया जाता है और बच्चे भी इसकी बार बार प्रैक्टिस करके सीख जाते हैं। हाथ के अंगूठे को अपनी कलाई से लगाओ, मतलब जो हाथ का अंगूठा है उसको अपनी कलाई में लगाना है। करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं। तो ये सब भी क्या, अंगुलियों को पीछे तक छुआना हाथ की, ये सब क्या है, ये सब आपको घरों से मिला है। हाथों की बीच वाली उंगलियों का वी बनाना, दो दो उंगलियों को इधर उधर करके, मतलब 5 उंगलियां होती तो ऐसे वी बनाना। ऐसा नहीं कि सब उंगलियां आप फैला देंगे, ऐसा भी नहीं। ये दो एक साथ रहेंगी और ये ऐसे भी होगा। तो ये आपको कहाँ से मिला, ये सब घर परिवार को बिना छुए बाहरी कान को हिलाना, यानी अपनी कान का जो बाहरी हिस्सा होता है जिसे आप पिन्ना बोलते हैं, यानी एकदम लास्ट। या आप अगर जिसने स्पेशल एजुकेशन में किया होगा, डिग्री ली होगी, उसे मालूम होगा पिन्ना बोलते हैं। तो उसको आप हिला पाएंगे, कान के आप हिला के देखिए कि आप कर पा रहे हैं। ये सब आपको कहाँ से मिला है, घरों से मिला है। लास्ट आपका आ जाता है कि पोलियो जीवाणु से फैलती है, जन्मजात नहीं होती, यानी पोलियो किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है, क्वेश्चन आएगा। यह जन्मजात नहीं होती है। मटर के प्रयोग चिकने या खुरदुरे, तो जॉर्ज मेंडल ने किया था। ऑस्ट्रिया के हैं या ऑस्ट्रेलिया के नहीं, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया। 1822 में 28,000 पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था जॉर्ज मेंडल ने। कब किया था, 1822 में। पोलियो जीवाणु से फैलता है, जन्मजात नहीं होता है। ओके दोस्त, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप ये भूल जाएंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब ईवीएस के आएंगे, आप देखेंगे कि यही सब क्वेश्चंस अब आपको मिलेंगे देखने को। यही सेम क्वेश्चंस जो भी मैंने कराए हैं, जितने भी थ्योरी कराई है, सारे क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे। तो जय हिंद दोस्तों।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जो बच्चे बैच नहीं ले सकते हैं फ्री में, ताकि पढ़ सकें और उन्हें किसी भी प्रकार का पैसा ना देना पड़े।